हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 12वीं का चैप्टर 10 सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इसके पहले आपको प्रश्न क्रमांक 10 तक के आंसर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बैंक जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पर आपके लिए संपूर्ण प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखना प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रश्न बैंक का जो चैप्टर 10 है उसके 11 क्वेश्चन से आंसरों को देखना प्रारंभ करेंगे। तो 11 प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार दिया गया है। ए वेक्टर इजिकल टू आपको दिया गया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया गया है आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2k कैप। तो आपको ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना है। तो आपको जो ए वेक्टर दिया गया है उसे ए वेक्टर लिख लेना है, जो दिया गया है पहले वही लिख लेना है, और फिर बी वेक्टर जो दिया गया है उसे लिख लेना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दिया गया है उसे लिख लेना है, और आपको ए क्रॉस बी अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ए क्रॉस बी वेक्टर किस प्रकार करना है, अर्थात ए क्रॉस बी अर्थात सदिशों का सदिश गुना। सदिशों का सदिश गुना किस प्रकार होता है आप यहाँ पर देखिए। तो चलिए सदिशों का सदिश गुना कर लीजिए। सदिशों को सदिश गुना करने के लिए आपको सर्वप्रथम जो आई जे के कंपाउंडर है, यहाँ पर देखिए आई जे कैप के जो कंपाउंडर है उन्हें को लिख लेना है। तो किस प्रकार लिखना है आप यहाँ पर देखिए। पहले आपको आई जे कैप तीनों को लिख लेना है। आई जे कैप को आपको ऊपर लिख लेना है, और फिर आई कैप के कंपाउंडर अर्थात 2 को लिखना है। फिर जे कैप के कंपाउंडर को लिख लेना है, अर्थात जे कैप का कंपाउंडर को नहीं, अर्थात जे कैप का गुणक, और आई कैप का गुणक लिख लेना है। आई कैप का गुणक 2 दिया गया है, जे कैप का गुणक आपको 1 दिया गया है, और के कैप का गुणक 3 दिया गया है, तो 3 लिख लेना है। फिर दूसरे आपको सदिश देखना है। दूसरा सदिश किस प्रकार दिया गया है, आई कैप का गुणक 3 है तो आपको 3 लिख लेना है। जे कैप का गुणक 5 है तो आपको जे कैप का गुणक 5 लिख लेना है। फिर के कैप का गुणक -2 है तो जे कैप का गुणक के कैप का गुणक -2 लिख लेना है। आपको पहले इस प्रकार से एक सारणिक बनानी है, और इस सारणिक को हल करने पर आपको सदिशों का सदिश गुना अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस प्रकार का सारणिक बनाना होगा, और इस सारणिक को हल करने के बाद आपको यह सदिशों का सदिश गुना प्राप्त अर्थात ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो सदिश सारणिक किस प्रकार हल करते हैं आप देखिए। सारणिक को किस प्रकार हल करना है आपको, तो सर्वप्रथम आपको आई लेना है। आई ले लीजिए, फिर आपको इसे छोड़ देना है और इसे छोड़ देना है, और -2 का गुना 1 में कर देना है। तो आपको क्या प्राप्त होगा -2। फिर आपको माइनस लगा लेना है। माइनस लगाने के बाद 3 का गुना 5 में कर देना है। 3 का गुना 5 में करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा -15। 3 का गुना 5 में करेंगे तो -15 प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको माइनस जे लेना है। फिर आपको माइनस जे ले लेना है। फिर आप माइनस जे लेंगे तो माइनस जे ले लीजिए। फिर आप इसका गुना, किसका गुना, इसे छोड़ दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। -2 का गुना -2 का गुना आप 2 में करेंगे तो -4 प्राप्त होगा, और फिर आपको माइनस लगाना है और 3 का गुना 3 में करना है। 3 का गुना 3 में करने पर आपको 9 प्राप्त होगा, और माइनस लगा के 9 लिख लेना है। फिर आपको प्लस के लिखना है। प्लस के लिख लेना है। फिर प्लस के लिख लेना है यहाँ पर, और फिर इसे छोड़ देना है और इसे छोड़ देना है। 5 का गुना आपको 2 में करना है। 5 का गुना 2 में करेंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा, और फिर आपको माइनस लगा लेना है। माइनस लगाने के पश्चात 1 का गुना 3 में करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, अर्थात -3 आपका प्राप्त होगा। इस प्रकार आपको यह प्राप्त हो जाएगा, और इसको हल करने के पश्चात आपको सदिशों का सदिश गुना अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार होगा चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए किस प्रकार होगा। आप इसे हल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, -15 और -2 आपका -17 हो जाएगा। -4 और -9 आपके -13 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 13 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 10 - 3 है तो 10 में -3 कर देंगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात प्लस का 7 के कैप, और के कैप आई जे कैप का अंदर गुना कर देंगे तो आपको सर्वप्रथम -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको -17 आई कैप प्लस
13 जे कैप प्लस 7 के कैप प्राप्त हो जाता है। तो आपको इस प्रकार इसे हल कर लेना है। सर्वप्रथम आपको इस प्रकार का सारणिक बनाना है, उसके बाद सारणिक को हल करना है और इसके बाद आपको ए क्रॉस बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। इस एक क्रॉस बी वेक्टर आपका एक सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो आपको एक सदिश प्राप्त हो गया। इसके बाद आपको इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, आप यहाँ पर देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया था, यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है तो आपको पहला ए क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना होगा, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी वेक्टर क्या प्राप्त हुआ, -7 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। और आपको मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है तो जो आई जे कैप के कंपाउंडर है अर्थात गुणक है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देना है। तो आई कैप का गुणक क्या है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आई कैप का गुणक आपको -17 दिया गया है तो -17 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस लगाना है, फिर 13 का स्क्वायर कर लेना है। जे कैप का गुणक 13 दिया गया है तो 13 का स्क्वायर, फिर आपको प्लस लगाना है, फिर 7 आपको दिए गए हैं तो 7 का स्क्वायर कर देना है और सबका अंडर रूट कर देना है। इस प्रकार आप किसी भी जो सदिश दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है, आई जे कैप के जो गुणक हैं उनको सभी का स्क्वायर करके जोड़ना है और उनका अंडर रूट कर देना है तो आपको मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण। चलिए आपको इस प्रकार कर लेना है। 17 का स्क्वायर आपका 289 प्राप्त होगा, 13 का स्क्वायर आपको 169 प्राप्त होगा और 7 का स्क्वायर आपको 49 प्राप्त हो जाएगा। और आप इन सबको जोड़ लेना तो 507 अंडर रूट 507 प्राप्त होगा। और अंडर रूट 507 का जो फैक्टर करेंगे आप, 507 का फैक्टर करेंगे तो 13 इंटू 13 इंटू 3 होगा। तो आप 13 इंटू 13 है तो अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं। 13 इंटू 13 को आप अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं। इस प्रकार होगा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार किस प्रकार होगा, यहाँ पर देख लीजिए 13 इंटू 3, तो ये 2 बार है 13 13, तो आप इसे अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं और अंडर रूट में आपका 3 रह जाएगा। तो इस प्रकार आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के पश्चात। तो आपको इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर लेना है। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वें प्रश्न को आपको किस प्रकार हल करना है। प्रश्न बैंक में आपको 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है। 12वें प्रश्न में आपको दिया गया है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर इजिकल टू आपको यह दिया गया है और बी वेक्टर इजिकल टू आपको यह दिया गया है। तो द्वारा दी गई है, 2 भुजाएं दी गई है, इनके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सदिश 2 भुजाएं सदिश दी गई है, इनकी सहायता से आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, चलिए आपको इस प्रश्न में दिखाया जाएगा। तो जो आपको दिया गया है उसे लिख लेना है। समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं दी गई है, ए वेक्टर इजिकल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप और बी वेक्टर इजिकल टू दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आपको दिया गया है। तो फिर आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का एक सूत्र होता है, वो आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो आपको यह एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात कर लेना है और आपको यही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो उन दोनों जो संलग्न भुजाएं दी गई है उनका क्रॉस कर लेना है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आपको कर लेना है और इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करने देना है। वही आपकी जो होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए किस प्रकार करना है, आपको पहले भी बता दिया गया था कि आपको किस प्रकार एक सारणिक बनाना है। सर्वप्रथम आपको आई जे कैप लिख लेना है और फिर जो पहला जो आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए, चलिए आई कैप का गुणक क्या है 3, आई कैप का गुणक क्या दिया गया है 3, तो आपको 3 लिख लेना है। जे कैप का गुणक 1 दिया गया है और के कैप का गुणक 4 दिया गया है। यहाँ पर आई कैप का गुणक 1 दिया गया है, यहाँ जे कैप का गुणक -1 दिया गया है और के कैप का गुणक 1 दिया गया है। तो इस प्रकार आपका एक सारणिक प्राप्त हो जाएगा। तो इस सारणिक को आपको हल कर लेना है और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेना है और यही आपका क्षेत्रफल प्राप्त होगा समांतर चतुर्भुज का। तो आप इस सारणी को किस प्रकार हल करेंगे, तो आप इसका R1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे और इसे हल करेंगे। तो किस प्रकार प्रसार करेंगे, चलिए देखते हैं। प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम आपको आई कैप ले लेना है। यहाँ पर आई कैप ले लीजिए आप, चलिए आई कैप ले लेना है। फिर इधर का छोड़ देना है, इधर का छोड़ देना है। 1 का गुना 1 में करना है तो 1 प्राप्त होगा और फिर माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद 4 का गुना -1 में करना है, तो 4 का गुना -1 में करेंगे तो -4 प्राप्त होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर पहले आपने माइनस लगाया था और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो आपका +4 हो जाएगा। फिर आपको जे लेना है, यहाँ पर देखिए आपको जे ले लेना है। फिर आपको क्या लेना है, जे।
माइनस का जे लेना है, फिर प्लस का के ले लेना है। तो जे लेने के लिए आपको ये दोनों छोड़ देने हैं और 1 का गुना 3 में कर देना है, तो आपको 3 प्राप्त होगा। फिर माइनस लगाना है, 4 का गुना 1 में करना है तो 4 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस सारणी को हल करना पता होगा, क्योंकि सारणी का आपका अलग एक चैप्टर भी है। तो फिर आपको प्लस के ले लेना है, प्लस के लेने के पश्चात आपको यह छोड़ देना है और यह छोड़ देना है। 1 का गुना आपको 3 में करना है, -3 प्राप्त होगा, और 1 का गुना 1 में करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप इस सारणी को हल करने के पश्चात यह प्राप्त हो जाएगा। पहले आपको आई कैप लेना है, इसका गुना इसमें करना है, इसका गुना इसमें करना है, और माइनस लगा के आपको इस प्रकार से यह सारणी का हल कर लेना है। सारणी को हल करना आपको पता होगा। अगर आपको सारणी को हल करना पता नहीं है तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। सारणी का हल करने के पश्चात आपको यह प्राप्त हो जाएगा। इसको आप 1 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का गुना आई कैप, माइनस आपका यहाँ पर दिया गया है, और 3 - 4 दिया गया है, तो 3 में से -4 जाएगा तो -1 प्राप्त होगा, और -1 का गुना माइनस जे कैप में करेंगे तो प्लस जे कैप आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको के कैप दिया गया है। फिर आपको अंदर क्या दिया गया है, यहाँ पर अंदर दिया गया है -3 और -1, -3 - 1 मिलकर -4 हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस था, ये माइनस में बदल जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा, माइनस के कैप। अब आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेना है, और यही आपके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए आपको पहले भी दिखाया गया था, आपको उसी प्रकार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको आई कैप का गुणक क्या दिया गया है, 5, जे कैप का गुणक क्या दिया गया है, 1, और यहाँ पर के कैप का गुणक क्या दिया गया है, -4। तो इन सब का स्क्वायर कर देना है और अंडर रूट लगा देना है। यही आपका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण होगा। तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 × 4 16 प्राप्त हो जाएगा। तो 25 16 आपका 41 हो जाएंगे, और एक जोड़ने के 42 √42 वर्ग इकाई प्राप्त होगा। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई में होता है, इसलिए आपको वर्ग इकाई इसमें लगाना अनिवार्य है। तो आपको इस प्रकार इसे हल कर लेना है। सर्वप्रथम आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, सारणिक बनाना है और उसे हल करना है। सारणिक को हल करना आपको पता होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेना है ए क्रॉस बी का। और आपको इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो आपको यह ज्ञात करना आना चाहिए, और सारणिक को हल करना आपको पता है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न में क्या है, 13वें प्रश्न आपको दिया गया था, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x आपको यह दिया गया है एक मात्रक सदिश। x इंटू कोष्टक में दिया गया है आपको आई के प्लस जे के प्लस के के, आपको एक सदिश दिया गया है और उसके गुणे में x है। तो जो दिया गया है उसे लिख लेना है, और यह जो दिया गया है ये एक मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश के बराबर में 1 होता है। जो मात्रक सदिश होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि मात्रक सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वह 1 होता है। मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसके बाद आप इसे हल कर सकते हैं। हल करने के लिए आप इसे इस प्रकार लिख लेना है सर्वप्रथम, और फिर इसे मैग्नीट्यूड होता है आपको बताया गया था, मैग्नीट्यूड में फिर गुना कर देना है आपको अंदर। यहाँ पर पहले हमने गुना किया है, यह x का गुना आप अंदर कर देंगे, सबके गुने में x हो जाएगा, और इजिकल टू आपको 1 दिया गया था, वैसे का वैसा ही लिख लेना है। फिर यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, अर्थात मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का चिन्ह हटा कर आप जो आई जे के कंपाउंडर है इनका अंडर रूट स्क्वायर कर अंडर रूट लगा सकते हैं, और मैग्नीट्यूड का चिन्ह आप हटा सकते हैं। तो आपको किस प्रकार करना है देख लीजिए। इसका अंडर रूट कर आप मैग्नीट्यूड का चिन्ह हटा सकते हैं, अर्थात जो आपका यहाँ पर दिया गया है इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप किस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए देखिए इस प्रकार, यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड में दिया गया था आपका, तो आप आई जे के कंपाउंडर का स्क्वायर कर उसका अंडर रूट लगाकर उसे इस प्रकार लिख सकते हैं, और इजिकल टू हम आपको 1 दिया गया था। तो यहाँ पर x का स्क्वायर 3 बार दिया गया है, तो तीनों जुड़कर 3x² हो जाएगा, और अंडर रूट में आपको लिखना है क्योंकि यह अंडर रूट में दिए गए थे, और इजिकल टू में आपको 1 दिया गया था, तो आपको 1 को वैसे का वैसा ही लिख लेना है। और आपका यहाँ से जो है x² है, यहाँ पर x² 3 के गुणक में है, तो x² से आपका अंडर रूट हट जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 3 रह जाएगा। तो यहाँ से आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए यह अंडर रूट 3 गुना में है, तो इधर जाकर आपका भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसे हल कर लेना है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए नया है।
तो इसे किस प्रकार हल करना है, तो आपको एक से इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया गया था और यह एक मात्रक सदिश है और मात्रक सदिश का मापांक जो होता है अर्थात परिमाण जो होता है वो एक होता है। मात्रक सदिश का परिमाण एक होता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार इसे लिख लेना है कि मात्रक सदिश का परिमाण जो होता है वह एक होता है और फिर इसको एक्स का जो गुना है अंदर आपको कर देना है। एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस एक्स जे कैप हो जाएगा प्लस एक्स के कैप हो जाएगा इजिकल टू में 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आपको जो परिमाण होता है उसमें आई कैप का गुणक प्लस जे कैप का गुणक प्लस के कैप का गुणक का स्क्वायर और अंडर रूट होता है। तो आप मापांक जो परिमाण है उसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इजिकल टू में आपको 1 दिया गया था। तो यहाँ पर 3x यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर 3 बार है तो आप इसे 3x स्क्वायर अगर आप एक्स स्क्वायर 3 बार जोड़ेंगे तो आपको 3x स्क्वायर प्राप्त होगा और यह अंडर रूट में आपको दिया गया था। तो अंडर रूट को आपको वैसा का वैसा ही लिख लेना है। फिर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर से आपका अंडर रूट हट जाएगा तो एक्स बाहर निकल लिखा जाएगा और अंडर रूट में 3 बचेगा। तो एक्स का यहाँ से मान ज्ञात करना है तो अंडर रूट 3 आपका गुने में है तो इधर जो आपका भाग में हो जाएगा। इस प्रकार आप एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह आपका 13वां प्रश्न पूर्ण हो जाता है। चलिए 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। 14वें प्रश्न में आपसे कहा गया है 14वें प्रश्न में आपसे कहा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु आपको दिए गए हैं ए बी और सी बिंदु दिए गए हैं। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो आपको दिया गया है पहले आपको वैसे का वैसा ही लिख लेना है। जो आपको दिया गया था वैसे का वैसे लिख लेना है। प्रश्न में आपको ए बिंदु दिया गया था 1 1 1 1, बी बिंदु दिया गया था आपको 1 2 3 और सी बिंदु आपको दिया गया है 2 3 1। तो आपको पहले वैसे का वैसा ही लिख लेना है। तो आप इन बिंदुओं की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए बी ज्ञात कर सकते हैं, बी सी ज्ञात कर सकते हैं और सी ए ज्ञात कर सकते हैं। और आपको यह बताना है कि यह समकोण त्रिभुज यह जो है त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से करना है देख लीजिए। ए बी ज्ञात कर लीजिए। ए बी ज्ञात करने के लिए आपको ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा। जो यहाँ पर बाद में दिया गया है उसे आप पहले किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं। ओ बी में से ओ ए को घटा सकते हैं या ओ ए में से ओ बी को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओ बी क्या दिया गया था, ओ बी यहाँ पर देखिए आप ओ बी आपको दिया गया था, रुक जाइए, ओ बी ओ बी ओ बी आपको दिया गया था, ओ बी आपको दिया गया है 1 2 3 और इन तीनों के आप आई जे कैप में इस बिंदु को सदिश रूप में बदल लेना है। तो आई कैप का गुणक 1 था और 2 था जे कैप का गुणक और 3 था के कैप का गुणक। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और इन तीनों को प्लस में कर लेना है, इसे एक सदिश रूप में बदल लेना है। फिर ओ ए आपको दिया गया था 1 1 1 1 और इसका माइनस करना है अपने को। तो इसमें माइनस का चिन्ह लगाकर आप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि ये तीनों संख्याएं प्लस में थी तो और इसे सदिश रूप में बदल लेना है। तो आई जे कैप को आपको प्लस में कर देना है। तो आप इसको घटा लीजिए। सदिशों को आपको घटाना पता होगा किस प्रकार आप सदिश को घटा सकते हैं। अगर आपको सदिशों को घटाना पता नहीं है तो आप इसका भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए पहले सदिशों को किस प्रकार घटाया जाता है। तो यहाँ पर आई कैप का गुणक क्या है 1, आई कैप का गुणक 1 है। इधर भी आई कैप का गुणक क्या है 1, तो 1 में से 1 घटा देंगे। इधर जे कैप का गुणक क्या है 2 और इधर जे कैप का गुणक क्या है 1, तो 2 में से 1 घटा देंगे। इधर के कैप का गुणक क्या है 3, इधर के कैप का गुणक क्या है 1, तो 3 में से आप 1 घटा देंगे और इनके आई जे कैप का गुना कर देंगे। तो आप इस प्रकार आपको ए बी कैप प्राप्त होगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 आई कैप प्राप्त होगा। 2 में से -1 होगा तो जे कैप प्राप्त होगा। 3 में -1 होगा 2 कैप के कैप प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने ए बी सदिश प्राप्त कर लिया है। अब आगे चलकर आपको ए बी सदिश प्राप्त कर लिया है। ए बी सदिश आपका क्या प्राप्त हुआ, आई का गुना आप 0 का गुना आई कैप में कर देंगे तो आप आई कैप 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपको जो ए बी सदिश है वह आपको आई जे कैप प्लस के कैप प्राप्त हो गया। आपको बी सी ज्ञात करना होगा क्योंकि तीनों भुजाओं को आपको ज्ञात करना होगा। बी सी ज्ञात करने के लिए आप ओ सी में से ओ बी को घटा देंगे। तो आपको ओ सी क्या दिया गया था, यहाँ पर देखिए ऊपर ओ सी आपको ये दिया गया था ओ सी 231 और इसे सदिश में बदलकर आप ओ बी में से घटा देंगे। ओ बी में से घटा देंगे तो ओ सी आपको कुछ इस प्रकार दिया था और ओ सी आपको कुछ इस प्रकार से दिया था और इसे आप घटाने के पश्चात इस प्रकार से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपको घटाना है। घटाने के लिए आपको
आई कैप के कंपाउंडर में से आई कैप के कंपाउंडर को घटाना है और जे कैप के कंपाउंडर से जे कैप के कंपाउंडर को घटा देना है। तो यहाँ पर 2 दिया गया था और यहाँ पर 1 दिया गया था। तो यहाँ पर आई कैप का कंपाउंडर 2 और आई कैप का कंपाउंडर 1, तो 2 में से 1 आपको घटा देना है। यहाँ पर जे कैप का कंपाउंडर 3 है और यहाँ पर जे कैप का कंपाउंडर 2 है, तो 3 में से आपको 2 घटा देना है। यहाँ पर के कैप का कंपाउंडर 1 है और यहाँ पर के कैप का कंपाउंडर 3 है, तो आपको 1 में से 3 घटा देना है और आपको आई जे कैप का गुणा कर लेना है। तो इस प्रकार आप बी सी वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। तो बी सी को ज्ञात करने पर आपको कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। 2 में से आप 1 घटा देंगे तो 1 आई कैप अर्थात आई कैप प्राप्त होगा। 3 में से 2 हटाएंगे जे कैप प्राप्त होगा। आपको 1 में से -3 करना है तो -2 प्राप्त होगा और के कैप का आप गुणा कर लेंगे। तो दिए गए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने अभी क्या ज्ञात किया है, क्या ज्ञात किया है, देखिए आप यहाँ पर आपने ए बी ज्ञात कर लिया है और बी सी ज्ञात कर लिया है। ए बी और बी सी ज्ञात कर लिया है, तो इनकी सहायता से आप यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ए बी सी पहले ए बी तथा बी सी ज्ञात कर लेना है और उसका क्रॉस करना है। यह सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, यह आपका सूत्र होता है। तो इसकी सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर आपको करना होगा और आपको इसका एक सदिश बना लेना है और उस सदिश को हल करना है। सदिश को हल करना आपको पहले बता दिया गया है। सदिशों को आपको किस प्रकार हल करना है, सदिशों को हल करने के पश्चात आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर एक सदिश प्राप्त होगा, क्योंकि सदिशों का सदिश गुना में आपको एक सदिश ही प्राप्त होगा। क्या सदिश कौन सा प्राप्त हुआ, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप आपको प्राप्त, माइनस के कैप -4 जे कैप -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप आपको प्राप्त हो गया। तो आपको इस प्रकार इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेना है, क्योंकि 1 सूत्र होता है 1/2 मैग्नीट्यूड आपका होता है ए वेक्टर इंटू क्रॉस बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। आपका इस प्रकार का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आपको इसको मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेना है। मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। आई कैप के कंपाउंडर का स्क्वायर, जे कैप के कंपाउंडर का स्क्वायर और के कैप के कंपाउंडर का स्क्वायर कर इन तीनों को जोड़ देना है और ऊपर अंडर रूट लगा देना है और आपका यह मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण प्राप्त हो जाएगा। तो परिमाण प्राप्त करने के पश्चात आप 4 का स्क्वायर आपको यहाँ पर 16 प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर 2 प्राप्त होगा और -1 का स्क्वायर 1 प्राप्त होगा और 16 4 आपका जो होगा 20 हो जाएगा और 1 आपका 21 हो जाएगा, अंडर रूट 21 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका जो है आपने क्या प्राप्त कर लिया है, मैग्नीट्यूड आपका ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर आपने ज्ञात कर लिया है और आपको इसका मान इस समीकरण में रख देना है। इस समीकरण में रखने के पश्चात आपको आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मान रख देंगे और 1/2 कर देंगे, तो आपको यह त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसमें रख दीजिए और आपको यहाँ पर ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर प्राप्त हुआ है आपको क्या, अंडर रूट 21 प्राप्त हुआ है और आपको 1/2 सूत्र में दिया गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वर्ग इकाई में लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई में ही होता है, तो आपको इसका मात्रक वर्ग इकाई लिख देना है। इस प्रकार आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस प्रश्न को देख लीजिए, यह प्रश्न काफ़ी लंबा है लेकिन सरल है। सर्वप्रथम आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे, कुछ इस प्रकार के 3 बिंदु दिए जाएंगे, उनकी सहायता से आपको 2 भुजाएं ज्ञात करना है, ए बी तथा बी सी। ए बी ज्ञात करने के लिए ओ बी में से ओ ए को घटा देंगे, ए बी ज्ञात करने के लिए ए बी ज्ञात करने के लिए ओ बी में से आप ओ ए को घटा देंगे तथा आप बी सी ज्ञात करने के लिए ओ सी में से ओ बी को घटा देंगे। तो इस प्रकार आपकी 2 भुजाएं ज्ञात हो जाएगी, ए बी तथा बी सी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको मैग्नीट्यूड ज्ञात, ए बी सदिशों का सदिश गुना करना है, ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर, फिर आपको एक सारणिक बना लेना है, सारणिक को हल करना है, फिर ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेना है। मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए सूत्र में मान रख देना है और इसके बाद आपका यह जो क्षेत्रफल रहे वह प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस चैप्टर के संपूर्ण प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बता दिया गया है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बैंक आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न बैंक आपकी बोर्ड द्वारा ही संचालित है और इसमें से काफ़ी प्रश्नों के
आने की संभावना है बोर्ड परीक्षा में। तो आपको इसे हल कर लेना है और हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर रखें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले।